द्वारा बहुत विद्वान हैं, कोई भी बात श्लोकों के साथ समझा सकते हैं। बहुत सारा वेद का गहरा ज्ञान जिनके पास है, और मुझे तंदुरुस्त रखने के लिए उनके दोनों हाथ मेरे मस्तक पर हैं और मेरी सेवा में निरंतर उपस्थित रहते हैं। हमें भी यूके में था तो मैंने पूरी रात मैंने डॉक्टर साहब को जगाया था, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे तंदुरुस्त रखने का कार्य डॉक्टर साहब करते हैं। तो बहुत तालियों के साथ हमारे डॉक्टर श्री भूषण कुमार जी आगेवाल को हृदय से हमारा प्रणाम प्रवचन करें। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात की थी, आज कुछ उसके अंश वापस से लेंगे, लेकिन उसके पहले वापस गुरु वंदना करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। आयुर्वेद के देवता श्री धन्वंतरी को प्रणाम करके आज हम एक छोटे से विषय के बारे में जानेंगे। जल का सेवन कैसे करना चाहिए, दिन भर जल का सेवन कैसे करना चाहिए और भोजन में जल का सेवन कैसे करना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें आते रहती है, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे से शब्दों में और सबके लिए आवश्यक ऐसी बात बताने की कोशिश करूंगा कि जिसमें कोई वाद न हो सके। पहले तो हम ये जानेंगे कि भोजन में जल का सेवन कैसे करें। उसके लिए अत्यंत सुंदर श्लोक में एक वर्णन है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजन अंते विषप्रदम। इस लाइन को हम जानने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक को सुंदर वर्णन है। अजीर्णे भेषजम वारी, जब हमें किसी भी प्रकार का अजीर्ण हो जाता है उस समय में गर्म जल का थोड़ा थोड़ा सेवन करना चाहिए। ये इसके पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरे लाइन का अर्थ है भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा पानी पीना अमृत पीने के समान है। और तीसरी लाइन में दिया है भोजन अंते विषप्रदम, भोजन के बाद पानी पीना विष पीने के समान है। ये अभी हम बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लग गए, लेकिन वापस से थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना। बहुत से लोगों को भोजन में पानी क्यों पीना चाहिए, भोजन में पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, भोजन में पानी पीने से भूख मर जाती है, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। पानी इसका मतलब है द्रव आहार। भोजन के अंदर में द्रव आहार की बात चल रही है पानी बोले तो, क्योंकि हर द्रव आहार में पानी रहता ही है। तो भोजन के बीच में द्रव आहार का सेवन करना चाहिए। वापिस से हम इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मिक्सर में हम कोई चटनी को बारीक करते हैं, मूंगफली रहती है, खोबरा, नारियल, अलग अलग पदार्थों को बारीक करते हैं, तो क्या सूखी चटनी बिगर पानी के हम बारीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या तो उसमें हमने बहुत सारा पानी मिला दिया तो वो चटनी बारीक होगी? नहीं होगी। लेकिन हम उसमें थोड़ा थोड़ा यदि पानी मिलाते हैं तो मिक्सर भी सही ढंग से चलेगा और चटनी भी बहुत सी बारीक हो जाएगी। इसके लिए हमें भोजन करते समय में द्रव आहार वहां पर थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। फिर उसमें छाछ भी आ सकती है, उसमें दाल भी आ सकती है, उसमें कोई सब्जी का सूप भी आ सकता है, लेकिन भोजन करते समय द्रव आहार की आवश्यकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि अमाशय का आधा भाग जो है वो अन्न से भरना चाहिए, उसका 1/4 यानी 5 हिस्सा जो है वो जल से भरना चाहिए और 5 हिस्सा जो है वो हवा के लिए खाली रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अन्न को उसमें सही ढंग से मिश्रण हो पाता है और हमारा अन्न पचने में बहुत सी मदद हो जाती है। इसके लिए भोजन करते समय में हमें 2-2 घूंट क्यों न हो द्रव आहार का जरूर सेवन करना चाहिए। वो अति भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा हम जल का सेवन भोजन करते समय में करें। अब रह गई दिन भर पानी किस प्रकार से पीना चाहिए, इसकी बहुत सारी भ्रांतियां है। किसका ऐसा बोलना है कि सुबह में 4 गिलास पानी पीजिए, कोई 8 गिलास पानी पीजिए। कल मैंने इस विषय में बताया था कि ये सब गलत बातें हैं। एक ही एकदम से साधारण सी बात और एक छोटे शब्दों में एक ही लाइन में आप सभी को बता देता हूं और आप उसी को ही फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से शास्त्र में यही लिखा हुआ है, आपको जब प्यास लगती है तब पानी पीना चाहिए। एक ही नियम है, आपको जब प्यास लगती है तब पानी पीना चाहिए। प्यास ये शास्त्र में कहे गए 13 वेगों में से है। वेग बोले तो शरीर में जो जो इच्छाएं होती है, भूख, प्यास, मल का वेग, मूत्र का वेग, ये सब अलग अलग प्रकार के 13 वेगों का वर्णन शास्त्र में। हमें भूख लगती है हम तभी खाते हैं, वैसे ही हमें जब प्यास लगती है तभी पानी पीना चाहिए।
फिर बहुत से लोगों का इसमें ऐसा वर्णन रहता है, पानी कम हो जाता है शरीर में वगैरह वगैरह, इस प्रकार की भ्रांतियां। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यदि प्यास लगी है तभी शरीर ने मांगा है आपके पास से। और यदि आप बिगर प्यास का पानी पी लेते हैं, कहीं पर 4 गिलास 3 गिलास इस प्रकार से बताया जाता है, दिन में 5 लीटर पीना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। आप खेत में किसान हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारा पसीना बहा रहे हैं, आपको बहुत सारी प्यास लगेगी और आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, लेकिन आप बैठे हैं, किसी भी प्रकार का आपके पास में श्रम नहीं है, आप किसी प्रकार के मानसिक श्रम से जूझ रहे हैं, आपके पसीना नहीं निकल रहा है और आप फिर भी पानी पीते जा रहे हैं, तो पानी पचाने को भी शरीर को ताकत लगती है। पानी पीते ऐसे कोई उसका पेशाब नहीं बन जाता, पानी भी वहीं से ही जाता है जहां से आहार जाता है। पानी भी एक आहारीय घटक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जैसे कभी भी पानी पी लेंगे तो नहीं, बहुत सी बार हम बोलते हुए बोलते हैं कि अमुक शहर का पानी बहुत ज्यादा जड़ था, यहाँ का पानी हल्का है। तो ये जड़ और हल्का क्या होता है? पानी में बहुत सारे क्षार रहते हैं और उस क्षार को पचाने के लिए हमारे पास में वैसी अग्नि चाहिए। यदि हम जरूरत नहीं है और फिर भी पानी पी लेंगे तो अग्नि मंद हो जाएगा। सादा सा उदाहरण है, यदि कहीं आग लगती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना सबसे पहले। उसी तरीके से यदि आप पानी की जरूरत नहीं है शरीर में और पानी डाल देंगे तो आपका अग्नि मंद हो जाएंगे, पचन शक्ति के भिन्न भिन्न आपको आजार होने लगेंगे। इसके लिए दिन भर आपको किस तरीके से प्यास है वैसे ही पानी पीना चाहिए। हमारे संस्कृति में लोटा और उसके ऊपर छोटा सा गिलास, जिसको पेला बोलते हैं, महाराष्ट्र में फुल पात्र बोलते हैं, छोटा सा पेला रहता है। यानी पोर्तुगीज आए थे, गिलास लेकर आए और अंग्रेज हमको बोतल पकड़ा के चले गए। हम अपना छोटा सा, अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि फुल पात्र क्या रहता है। छोटे से बर्तन से हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। एक वापस से साधारण सा उदाहरण देता हूं। अभी किसान भाई यहाँ पर होंगे बहुत सारे, पहले खेती करते थे तो हम सीधे पानी छोड़ देते थे, लेकिन अब वैसा नहीं करते। अब हमने ड्रिप लगाया है, जिसको ठिबक सिंचन बोलते हैं। अब झाड़ों को बूंद बूंद पानी देते हैं हम, अब एक साथ पानी नहीं देते। क्यों? तो एक साथ पानी देने से झाड़ सड़ जाते हैं, ज्यादा कीचड़ हो जाता है और झाड़ की उम्र कम हो जाती है। लेकिन जब हम बूंद बूंद से पानी देते हैं तो झाड़ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है और उसमें से अच्छी पैदावार हो सकती है। ये साधारण सा उदाहरण है, आप सभी जानते हैं। शरीर के लिए भी यही चीज लागू है। मैं आपको कम पानी पीने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको आपकी प्यास समझनी पड़ेगी और उस प्यास के हिसाब से ही आपको जल का सेवन करना है। और दिन भर आप पानी पी सकते हैं, लेकिन प्यास लगने पर ही पानी का सेवन करें। और घूट घूट से, या तो छोटे बर्तन से पानी पिए, तुरंत पूरी बोतल पीने की कोशिश न करें। इसकी अलग अलग तकलीफें बहुत सारी हो सकती है। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। ये जो है ना बहुत खतरा है। यहाँ पर एक वापिस से छोटी सी सूचना है। जैसे बहुत से हम लोग मल प्रवृत्ति के लिए जो है वो विदेशी टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे किसी न किसी तकलीफ की वजह से हम विदेशी टॉयलेट में बैठते हैं और बहुत से लोग इंडियन टॉयलेट में बैठ भी सकते हैं, लेकिन वो वैसे बैठने की कोशिश नहीं करते हैं, विदेशी टॉयलेट में बैठते हैं। तो इसके काफी सारे दुष्परिणाम है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे वीडियो में आपको देख सकती है। फिर भी मैं बोलूंगा कि यदि हमको तकलीफ है और हमको विदेशी टॉयलेट में ही बैठना पड़ रहा है, तो आप पाँव के नीचे एक छोटे प्रकार का स्टूल रखने की आदत करें, जिसकी वजह से हमें पूरी मल प्रवृत्ति होती है। भारतीय जो टॉयलेट है उसमें बैठने से तो हमारी मल प्रवृत्ति पूर्ण रूप से होती है, लेकिन जो विदेशी प्रकार का जो अभी टॉयलेट बना है, जिसमें किसी को घुटनों की, कमर की अलग अलग तकलीफ रहने की वजह से उसमें बैठ के मल प्रवृत्ति करनी पड़ती है। लेकिन उस प्रकार की मल प्रवृत्ति करने से शरीर में एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है और कोई स्नायु आंतों में से पूरी मल प्रवृत्ति को नहीं निकलने देता। इसकी चित्रवत जानकारी हमको मोबाइल पे या तो नेटवर्क में अच्छी से मिल सकती है। उसका एक ही उपाय है कि आप जब भी विदेशी प्रकार की टॉयलेट में हम बैठते हैं, जिसको कमोड कहते हैं, तो पांव के नीचे एक फीट का स्टूल रखने की आप आदत कीजिए, तो उससे आपकी पूर्ण मल प्रवृत्ति हो जाएगी। और वो आसान तरीका है, आपको चित्र में आराम से मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अविवेक हम करते आपके साथ, लेकिन ये बहुत जरूरी है।
ये बहुत जरूर, थोड़ा चित्र हम बताएंगे जो साहब ने कहा है। अभी छोटा सा चित्र आप देख लीजिए। अविवेक है लेकिन आपके हित में है, कोई इश्यू न बनावे। ये बहुत जरूरी है, तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत जरूरी, मतलब 100 से 100% जरूरी है ये समझना। आप जरा समझ लीजिए, थोड़ा चित्र देख लीजिए। आप सबके आरोग्य के लिए मैं दिखा रहा हूं। आप तंदुरुस्त रहोगे तो बहुत कुछ कर सकोगे, हिमालय पहाड़ भी उखाड़ सकोगे आप, जो तंदुरुस्त आप रहोगे तो। इस बात को ध्यान में रखिए आप। वापस से पहला वाला चित्र देखेंगे। पूरा चित्र दिखाओ। ये रोग करता है, संपूर्ण शरीर को रोगिष्ट बना देता है। पहले चित्र में हमने देखा कि किस प्रकार से आंतों को एक स्नायु पकड़ के रख रहा है। जब हम इंडियन पोजीशन में बैठे, इस प्रकार से बैठे हैं तो, है ना, आंतों में से पूरी मल प्रवृत्ति नहीं निकल पाती। लेकिन हम जैसे ही इस पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो इसमें हमें तुरंत असर दिखने लगेगा। ये देखिए, ये आंतों को किस तरीके से ये स्नायु जो है वो पकड़ के रखता है। लॉक हो गया, लॉक हो गया हम जैसे ये इसमें बैठे हैं। लेकिन अब इसको हमको रिलीज करना है तो हमें जो हमारी भारतीय बैठक है उसमें बैठना रहता है। लेकिन हम कभी कभी किसी तकलीफ की वजह से वैसा नहीं बैठ पाते, तो आपको इसमें आगे क्या करना है वो वापस से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। इस पोजीशन में देखिए ये स्नायु ढीला हो गया और आपकी मल प्रवृत्ति सही ढंग से हो रही। तो फिर अब हमें कमोड्स टॉयलेट में बैठना तो किस तरीके से बैठेंगे, इसका इसमें उपाय दिखाया है। ये देखिए, बस हो गया, आप नॉर्मल पोजीशन में वापस से आ गए और आप सही ढंग से आपकी मल प्रवृत्ति हो जाएगी और किसी भी प्रकार की शरीर में वेदना नहीं रहेगी। बहुत से लोग ये जानते नहीं है और सोचते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है कमोड में बैठने की वजह से, लेकिन नहीं, इसके एक छोटे से कारण है। और यदि हम इसको सही ढंग से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी ये बहुत सारी परेशानी कम हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय।